हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में कैसे पढ़ें, किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आप 95 प्लस नंबर पा सकें अपने एग्जाम में। आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर अच्छे तरीके से देखना है। 95% लाने की बेस्ट स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से एग्जामिनर बार बार प्रश्न पूछ रहा है, प्रत्येक वर्ष कहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है, उन टॉपिक को भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इसलिए आपको यह वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या आपको पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर पा सके। कहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो आपका एग्जाम होता है उसमें कहाँ से कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ से एग्जामिनर बार बार प्रश्नों को रिपीट कर रहा है, बार बार वहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। और मैपिंग को कैसे करना है, यानी जो एग्जाम में आपके सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर का मैपिंग पूछा जाता है उसे कैसे आपको करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बताऊंगा कि प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है, जो प्रश्न यानी कि जो प्रश्न पूछेगा और आपको उसका उत्तर कैसे देना है ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे नंबर दे, यानी आपका जितने नंबर का प्रश्न पूछा गया उसमें से ज़्यादा नंबर न काटे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। तो इसलिए आपको यह वीडियो को लास्ट तक अच्छे तरीके से देखना है और समझना है, और समझने के बाद आपको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है और आंसर राइटिंग भी करना है, यानी आपको लिखना भी है। तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यानी जो हमारा एसएसटी का पेपर है, इसमें 70 नंबर का आपको लिखित पेपर होगा। जो आपका एग्जाम होगा वहाँ पर 70 नंबर का आपका यहाँ पर लिखित पेपर होगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में आपके स्कूल से मिलेंगे, जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे, जहाँ से आपका एडमिशन होगा वहाँ से आपको 30 नंबर मिलेंगे। और जो 70 नंबर है इसमें से 20 नंबर जो हमारा होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव हमारा 20 नंबर होगा और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी 50 नंबर में आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और 20 नंबर का आपका जो होगा वो आपको OMR भरना पड़ेगा, जो यहाँ पर OMR मिलेगा उसमें आपको भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार से पढ़ना है ताकि आपको जो ये 70 नंबर वाला है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें आप अच्छे से लगभग 65 नंबर यहाँ से आप अच्छे से पा सकें। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको इस 70 नंबर को अच्छे तरीके से टारगेट करना है। ये 30 नंबर आपको वहाँ आपके स्कूल से प्राप्त हो जाएंगे प्रैक्टिकल के रूप में। तो आज की इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे इस 70 में से आपको 65 नंबर पाना है। तो चलिए और आगे हम देखते हैं। हमारा जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। आपका जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है क्लास 10th में वो 4 पार्ट में डिवाइड है। इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, यानी 4 भाग में आपका ये प्रश्न पत्र डिवाइड है। तो हमारा जो इतिहास है इसमें से हमारा 20 नंबर का पूछा जाएगा। जो वहाँ एग्जाम होगा 70 नंबर में उसमें 20 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। हिस्ट्री से हमारा 20 नंबर का पूछा जाएगा और नागरिक शास्त्र से हमारा 15 नंबर का पूछा जाएगा। जो 15 मार्क्स हैं हमारे वो नागरिक शास्त्र से पूछा जाएगा, 15 नंबर के क्वेश्चन। और 20 नंबर का हमारा जियोग्राफी यानी भूगोल से पूछा जाएगा, 20 नंबर का भूगोल से पूछा जाएगा। और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से हमारा 15 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से नंबर का डिवीज़न किया गया है, यानी कि 20 नंबर का यहाँ से इतिहास से पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र से हमारा 15 नंबर का पूछा जाएगा, भूगोल से हमारा 20 नंबर का पूछा जाएगा और 15 नंबर का हमारा अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा। यानी 20 दूना 40, 15 और 30, यानी 40 से 30 70 नंबर हमारा होंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। और इतिहास से 5 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 5 नंबर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो इतिहास से पूछेगा। 5 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव नागरिक शास्त्र से पूछेगा। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारा जियोग्राफी से पूछेगा और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ अर्थशास्त्र से पूछेगा। तो यानी कि 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव सभी से पूछे जाएंगे। जो सभी सेगमेंट हमारा है, यानी इतिहास भी है, नागरिक शास्त्र भी है और हमारा ये भूगोल भी है और अर्थशास्त्र, यानी सभी से 5-5 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और बात करते हैं मैपिंग का प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। मैपिंग का जो हमारा प्रश्न हो 5 नंबर का हमारा इतिहास से मैपिंग पूछा जाएगा। जो हमारा 5 नंबर होगा मैपिंग का वो इतिहास से पूछा जाएगा। इतिहास से 5 नंबर का मैपिंग पूछा जाएगा। और 5 नंबर का मैपिंग हमारे जियोग्राफी है, भूगोल से 5 नंबर का मैपिंग पूछा जाएगा। 5 नंबर का मैपिंग यहाँ से पूछा जाएगा और 5 नंबर का मैपिंग हमारा हिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो आपको भी ध्यान में रखना है, यानी 5 नंबर का यहाँ से मैपिंग, 5 नंबर का यहाँ से मैपिंग और 5 नंबर के सभी जगह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे।
तो बात करते हैं, पहले हम एक एक सेगमेंट को देखेंगे। इतिहास से कहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, फिर नागरिक शास्त्र से कहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, फिर जियोग्राफी यानी भूगोल से कहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, और फिर अर्थशास्त्र से कहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो एक एक बातों को अच्छी तरीके से चर्चा करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो जो आपका इतिहास का पेपर है वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। इतिहास का जो प्रश्न है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में, उसमें 20 नंबर का हमारा हिस्ट्री पूछा जाएगा, जिसमें से 20 नंबर में से 5 नंबर जो हमारा होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी आपको OMR भरना होगा। जो वहाँ पर OMR होगा उसमें आपको गोला भरना होगा, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से OMR में आएंगे। 5 नंबर का हमारा मैपिंग यहाँ से आएगा, जो हिस्ट्री हमारा है यहाँ से 5 नंबर का हमारा मैपिंग आएगा। एक प्रश्न यहाँ से इतिहास से हमारा एक प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। एक प्रश्न हमारा लघुत्तरीय आएगा जो 4 नंबर का होगा, और एक प्रश्न हमारा दीर्घ उत्तरीय आएगा जो 6 नंबर का होगा। तो 20 नंबर को कुछ इस प्रकार से विभाजित किया गया है। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 नंबर का मैपिंग आएगा, एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा 4 नंबर का, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 6 नंबर का हमारा इतिहास से। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर को यानी कौन कौन से पार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी 5 नंबर वाले हो जाएं, 5 नंबर वाले मैपिंग भी हो जाएं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो जाएं, और हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हो जाए, यानी 20 नंबर आपके अच्छे से मिल सके। आपको कौन कौन से अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ना है। तो आपको क्या पढ़ना है हिस्ट्री में, तो सबसे पहले आपको देख लीजिए जो हमारा इतिहास है, इसमें आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, और भारत में राष्ट्रवाद। इन दोनों चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, यानी बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। यहीं से आपका हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो जाएगा, मैपिंग। यही 2 चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव और मैपिंग अच्छे तरीके से हो जाएगा अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो। और हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हमारा यहीं से हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारा भूमंडलीकरण विश्व का बनना, यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी आ जाता है। इसलिए आपको इस चैप्टर में बस आपको यही टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। 1929 की महामंदी और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1929 की महामंदी थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, बस आपको इस चैप्टर में इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद को अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न इसमें से आएगा, एक प्रश्न इसमें से आएगा, और एक करना रहेगा। इसलिए आपको दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, मैपिंग भी 5 नंबर का हो जाएगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 6 और 4 नंबर का और 10 ये यानी 20 नंबर का आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न हल हो जाएगा। बस आपको अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना है। तो अब बात करते हैं हमारा नागरिक शास्त्र, यानी जो हमारा यहाँ पर अब है इतिहास हमारा हो गया, बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अच्छे तरीके से आपको लिख भी लेना है, अभी से ही कॉपी निकालिए और अच्छे तरीके से इसे लिख लीजिए। अच्छी तरीके से आपको इसे लिख लेना है। अब हम बात करते हैं कि नागरिक शास्त्र में आपको किस प्रकार से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या आपको नागरिक शास्त्र में पढ़ना है। हमारा नागरिक शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए नागरिक शास्त्र में देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं नागरिक शास्त्र में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ से प्रत्येक वर्ष नागरिक शास्त्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारा नागरिक शास्त्र है वहाँ से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 5 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, एक प्रश्न लघु उत्तरीय आता है जो 4 नंबर का होता है, और एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय आता है जो 6 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 15 नंबर का यहाँ से प्रश्न आता है। तो आपको कौन से वो चैप्टर हैं जिन्हें आपको पढ़कर इन सभी प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे, यानी आपको वो 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको 15 के 15 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। तो आपको एक संघवाद को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और लोकतंत्र और विविधता, आपको इन्हीं 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपके ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आपको इस चैप्टर को तनिक भी मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर लेना है। अब बात करते हैं भूगोल की कि आपको भूगोल में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भूगोल में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपका भूगोल में जो 20 नंबर का पूछा जाता है वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। भूगोल में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 5 नंबर का मैपिंग आता है यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से भी लघु उत्तरीय का आता है 4 नंबर का, और एक प्रश्न यहाँ से भी दीर्घ उत्तरीय का आता है 6 नंबर का। तो 20 नंबर का हमारा ये आ जाता है। तो इसमें कौन कौन से जो चैप्टर हैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो संसाधन एवं विकास, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसे पढ़ लेना है। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है।
और तीसरा चैप्टर हमारा कृषि है। बस आपको इन्हीं तीनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इन्हीं तीनों चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और आपका जो 20 नंबर का यहाँ से जियोग्राफी से पूछा जाता है प्रश्न अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आपको इन तीनों चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये 10 साल के पेपर का एनालिसिस है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा नंबर प्राप्त होगा। तो अब बात करते हैं जो हमारा इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अर्थशास्त्र में, उसे देखते हैं कहाँ से उसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं हमारा अर्थशास्त्र में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो अर्थशास्त्र है वो भी 15 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 10 नंबर का सब्जेक्टिव। यानी जो हमारा सब्जेक्टिव होगा उसमें एक प्रश्न लघुत्तरीय का होगा 4 नंबर का और एक प्रश्न होगा दीर्घोत्तरीय का 6 नंबर का हमारा। तो 10 नंबर का सब्जेक्टिव यानी लिखना पड़ेगा आपको और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी आपको OMR भरना पड़ेगा। तो इसमें कौन से चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको इन्हीं दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, आपके ये भी 15 नंबर अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो ये पहला चैप्टर हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं उसे आपको पढ़ना है। और दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, आपको इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो ये हमारे 4 टॉपिक अच्छे तरीके से हो गए, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको पूरे के पूरे नंबर दे, यानी कि जितने नंबर, यानी 6 नंबर का मान लो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है तो आपको लगभग 5 या 5.5 नंबर आपको एग्जामिनर दे ही दे। तो आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए, यानी लोकतंत्र के कौन कौन से लाभ हैं आपको ये बताना है, किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। मान लीजिए प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, अब आपको इस प्रश्न को किस तरीके से आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर ये मान लीजिए कि 6 नंबर का प्रश्न है तो लगभग आपको 5.5 नंबर दे दें, यानी 6 नंबर बहुत कम ही देता है, 6 में 6 वो काट लेता है, आधा 1 नंबर काट लेता है, लेकिन आपको मतलब मैक्सिमम जितना नंबर आपको मतलब टॉपर को मिलता है उतना ही नंबर मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना है आपको, यानी कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको 3 तरीके से आपको ध्यान में रखना है, 3 प्रकार को 3 चीज़ को फॉलो करना है। नंबर 1 पर आपको उसमें परिचय लिखना है, दूसरा मेन टॉपिक जो टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया उस टॉपिक को लिखना, फिर आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को आपको लिखना है। यानी प्रश्न हमारा है लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो अब आपको बताना है पहले परिचय में क्या क्या लिखना है, तो आपको बताना है लोकतंत्र क्या है, यानी आपको पहले लोकतंत्र को डिफाइन करना है, लोकतंत्र को बताना है लोकतंत्र क्या है। फिर आपको बताना भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ से ली गई, आपको ये बताना है। फिर आपको बता देना है कि यानी लोकतंत्र से क्या क्या लाभ हैं, आपको थोड़ा बहुत परिचय में आपको समेट देना है, कुछ लिख देना है। यानी आपको लोकतंत्र बताना है, लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र के क्या क्या फ़ायदे हैं, लोकतंत्र भारत में कहाँ से लिया गया, आपको परिचय में ये बता देना है। फिर जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी मेन टॉपिक यानी क्वेश्चन पूछा क्या है, यानी क्वेश्चन पूछा कि लाभ बताइए, लोकतंत्र के लाभ बताइए, यानी कि अब आपको लाभ लिखना है, मेन टॉपिक में आपको लाभ की चर्चा कर देना है। यानी पहले आपको परिचय बता देना है, लोकतंत्र क्या है, भारत में लोकतंत्र कहाँ से ली गई है, लोकतंत्रीय व्यवस्था, और फिर आपको उसमें थोड़ा बता देना है भारत में लोकतंत्र क्या माहौल है, लोकतंत्र के बारे में आपको थोड़ा और बता देना है। फिर आपको मेन टॉपिक लिखना है कि लोकतंत्र के लाभ क्या क्या हैं, यानी 3 लाभ पूछा गया तो आपको 1-2 लाभ और बढ़ाकर लिख देना अच्छे तरीके से। फिर आपको निष्कर्ष लिखना कि आप लोकतंत्र से क्या समझते हैं, लोकतंत्र भारत में मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको कंक्लूजन में ऐसे लिख देना है। तभी आपको जो एग्जामिनर है वो 6 में से 5.5 नंबर देगा। तो आपको ये रूल को सभी प्रश्नों में ऐसे ही अप्लाई करना है, चाहे जो प्रश्न पूछा जाए आपको इसी प्रकार से लिखना है, तभी आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। और जो मैंने आपको बताया है, यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका निश्चित ही अच्छा से अच्छा नंबर आएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करेंगे, अच्छा स्कोर पाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं, सभी मतलब सेगमेंट में आप देख लेना, चाहे इतिहास हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे हमारा भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, आपको सभी में जो चैप्टर बता दिए उसके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी अन्य चैप्टर को भी पढ़ना है, क्योंकि वो भी आपको आने वाले एग्जाम हैं, आगे चलकर जो आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे और अदर एग्जाम हो, उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको उन चैप्टर को भी पढ़ना है, लेकिन आपको इन जो मैंने चैप्टर बताए इन्हें विशेष तौर पर अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में 70 में से लगभग 65 प्लस नंबर पा सकें। जो हमारा 70 नंबर का पूछा जाएगा उसमें 65 प्लस नंबर आप पा सकें। तो आपको इन रूल को अच्छे तरीके से फॉलो करना है और इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब बात करते हैं कि आपको मैपिंग में क्या करना है।
मैपिंग में आपको क्या करना है। तो मैपिंग में मैं मतलब बना दूंगा, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, फिर एक वीडियो बना दूंगा, लगभग 20 क्वेश्चन बता दूंगा। बस आपको उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना है, आपका मैपिंग अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस आपको 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना है, आपका 10 नंबर का मैपिंग बहुत ही अच्छे तरीके सॉलिड तरीके से अच्छे तरीके से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो 20 नंबर का पूछा जाएगा उसका भी एक वीडियो बना दूंगा 50 क्वेश्चन का, वो भी आपका यहाँ से 20 नंबर का हो जाएगा हमारा अच्छे तरीके से। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, बस आपको जो चैप्टर मैंने बताया उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसमें आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको राइटिंग सुधार लेनी है, तभी अच्छा नंबर मिलेगा। आप कितना कंटेंट जानते हैं यूपी बोर्ड में ये मायने नहीं रखता, जब तक कि आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है और आप आंसर को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तब तक आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपनी राइटिंग पर और आंसर को किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, देखिए आपको यही तीनों फॉर्मेट को अच्छे तरीके से याद करना है, नहीं अच्छे तरीके से ही फॉर्मेट में आंसर को लिखना है। पहले आपको परिचय देना है, फिर मेन टॉपिक, जैसे कि यहाँ मेन टॉपिक क्या है, लाभ पूछा है, उस पर चर्चा करनी है। फिर आप अपने भाषा में आप जो भी समझें उसी को लिख देना है, बाकी आपको रटकर निष्कर्ष नहीं लिखना है। आप उस प्रश्न के बारे में जो भी कुछ समझे हैं आपको उसी को लिख देना, आपको कुछ भी रटना नहीं है। तो आपको अगर आप इस प्रकार से रूल को अपनाते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो आप अच्छा ही निश्चित स्कोर करेंगे और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नंबर आपका आएगा और आप आने वाले भविष्य में भी अच्छा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आपको हिंदी भी बताऊँगा कि आपको हिंदी में कैसे पाना है नंबर अच्छा, और इसी प्रकार से मैं आपको अंग्रेजी में भी बताऊँगा कि आप अंग्रेजी में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी बाकी अदर सब्जेक्ट भी मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा और आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं 10 वर्ष के पेपर का एनालिसिस करूंगा और अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।